co-powered by Techno। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में मैं हूं विपुल सिंह। अक्टूबर सीरीज का पहला कारोबारी दिन और भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लगातार नई तेजी बनाने के बाद अब बाजार के अंदर आज भी हमने देखा कि बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार रही। 26,277 नया रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने बनाया, लेकिन उसके बाद से दबाव बाजार के अंदर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 26,277 ये हाई लगाने के बाद 26,199 ये मौजूदा स्तर है और ऊपरी स्तरों से करीब करीब 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 26,182 का जो है आज का न्यूनतम स्तर देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हालांकि अभी भी बुल्स के पक्ष में ही है। 1419 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1220 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तेजी कहाँ देखने को मिल रही है? तेजी देखने को मिल रही है मेटल में जिस तरीके से चीन के अंदर जो है 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट हुआ है, उसका असर देखने को मिल रहा है। एक्सेंचर के जो नतीजे आए हैं वो उम्मीद से बेहतर रहे, तो आईटी शेयर उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें, बीपीसीएल 0.7%, हिंडाल्को में 2%, टाइटन 2% और सिप्ला में करीब 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अब इस बाजार में क्या करना चाहिए, अक्टूबर सीरीज में कैसा रहेगा बाजार और दिवाली के पहले कैसे बनाए पोर्टफोलियो, ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके उत्तर तलाशने की कोशिश आज के कार्यक्रम में करेंगे। खबरों वाले शेयरों में, बजिंग स्टॉक्स में बातचीत होगी। वाह क्या आईपीओ है में आज जो आईपीओ बंद हो रहा है, क्या वहाँ पर अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे? जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनको क्या कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए? इन तमाम पहलुओं में बातचीत वहाँ के आईपीओ सेगमेंट में होगी और आखिर में चुन चुन के तो होगा ही, लेकिन इन सब के बीच में हमारे खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और जिनके नाम में ही प्रेम हो, लवलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी शानदार रिकवरी बाजार में रही उतार चढ़ाव के दौर में, लेकिन आज थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा खलका हुआ है। ये इस तेज़ी में कहाँ तक जा रहा है बाजार? दो तरह की राय निकल के आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत महंगा बाजार, कब गिरेगा, लेकिन अब तो विदेशी निवेशक भी आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी ऐसे बाजार में? जी नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दो चीजें प्ले आउट हो रही है मार्केट में। पहली बात तो सेंटिमेंट्स और दूसरी बात लिक्विडिटी। और जहां हम जिस स्तर पे मार्केट को देख रहे हैं, अगर आप ब्रेड्थ ओवरऑल देखें वीकली चार्ट पे बाजार की, तो अभी भी ब्रेड्थ सपोर्टिंग है। जैसा आपने भी बताया कि ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बुल्स के फेवर में ही है फिलहाल। तो इतने ऊपर बाजार अगर है भी, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि अगर हम टॉप ढूंढे या देखें कि यहाँ से कितनी गिरावट आएगी, उसमें उससे ज़्यादा अच्छा हम ये है कि नीचे कौन से ऐसे लेवल से जहाँ पर हमको बाजार में अपॉर्चुनिटी या एक तरह से बोल सकते हैं मौका मिले कि हम वापस से इसमें एंटर करें। तो बाजार में अभी भी ऊपर मुझे लगता है 26,200 का जो एक स्तर है, कन्फ्लुएंस है फिबोनाची के हिसाब से। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो यहाँ से 26,700 इन टर्म्स परसेंटेज देखें तो 2 से 3% का अभी भी हेडरूम है मार्केट के पास ऑन दी अपसाइड। डाउन साइड में मुझे लगता है 25,500 से 25,700 एक ऐसा स्तर है जहां पर हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये तो हुआ थोड़ा सा एक मिड टर्म का नजरिया। मगर हाँ, अगर कोई बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया भी देखे तो मुझे लगता है कि बाजार 25,800 25,900 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन करके रनअप हुआ है। तो यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है तो मैं सलाह दूंगा कि आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। एट प्रेजेंट लेवल मुझे लगता है कि हाँ, एक बार 26,000 तक के मार्केट करेक्ट हो सकता है काफी शॉर्ट टर्म में। बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काम आएगी। चलिए, बाय ऑन डिप्स गिरावट में खरीदने की सलाह है, लेकिन जरा चूंकि अक्टूबर सीरीज का आगाज हो रहा है तो फटाफट जरा नजर डाल लेते हैं कौन से वो नंबर्स है, कौन से वो आंकड़े हैं जिस पर कि हमको नजर रखनी चाहिए अक्टूबर के महीने में। पहली अक्टूबर को ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, सोमवार को मंगलवार को माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा पहली अक्टूबर को ही इंडिया के पीएमआई के आंकड़े भी आएंगे। पहली अक्टूबर को नए बोनस को लेकर के जो शेयर रूल्स जो हैं, नए नियम जो बदलाव हुआ है वो लागू होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा 8 अक्टूबर, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों का दिन है, वहाँ पर भी लगे रहेगी नजरें और वहाँ से क्या कुछ संकेत जो मिलेंगे बाजार पर भी असर डाल सकते हैं। 9 अक्टूबर को आरबीआई की पॉलिसी है, क्या ब्याज दरों में
कटौती करेगा आरबीआई फेड से क्यों लेते हुए, या फिर आने वाले दिनों का भी इंतजार करना पड़ेगा। 9 अक्टूबर के लिए तारीख ना सारी नोट कर लीजिए ताकि इन सबका असर शेयर बाजार पे देखने को मिलेगा। 10 अक्टूबर को सीपीआई के महंगाई के, आईआईपी के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जीएम ब्रू के नतीजे आएंगे और टीसीएस के नतीजे अनुमानित हैं कि वो 11 अक्टूबर को आ सकते हैं और यही आगाज़ होगा नतीजों का, क्योंकि अब सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए अगर कुछ होगा, सबसे जो बड़े बड़े इवेंट निकल गए वो होगा नतीजे। नतीजे कैसे रहते हैं वो बाजार की दिशा निर्धारित करेंगे आने वाले दिनों में। और बड़ी संख्या में दर्शकों की फौज जो है हमारे साथ जुड़ चुकी है। लोग अपने अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं आज के बाजार में, तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आज के हमारे जो पहले दर्शक हैं वो राजेश बंसीवाल जी हैं। राजेश बंसीवाल जी ने जी शिपिंग के ऊपर सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि 1265 पर ले रखे हैं 25 शेयर, अभी मुझे क्या करना चाहिए सर जी। तो बिल्कुल सर आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। 1200 के ऊपर आपने ले रखा है, 1219 का स्तर देखने को मिल रहा है। इन्होंने लिया हुआ है 1265 पे। 40-45 रुपये का नुकसान हो रहा है सर। 1% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरा शिपिंग क्षेत्र में बीच में एक रैली आई थी लेकिन फिर से सुस्त पड़े हुए हैं। पूरे पीएसयू डिफेंस में ही ठंडक है। क्या मान के चलें ये बाजार में जो रिकवरी आ रही है कुछ हिस्सा इन तक पहुँचेगा, क्योंकि बहुत लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हुए हैं। जी मेरे ख्याल से जो डिफेंस स्टॉक है, शिपिंग स्टॉक से भले ही जैसे इनका जी शिपिंग हुआ या फिर आप मझगांव डॉक ले लीजिए, डिफेंस स्टॉक्स ले लीजिए, इनमें काफी एक एक्सटेंडेड रन था। काफी जो वैल्यूएशन इनका डिस्काउंट हुआ था वो डाउन द लाइन 2026-27 तक का हुआ था। आई रेडा स्टॉक जिसकी एक अच्छी ऑर्डर बुक है, बट वो ऑर्डर बुक का जो एक डिस्काउंट प्राइस में आया था वो काफी एक लॉन्ग टर्म प्राइस का आपने देखा होगा कि डिस्काउंट प्राइस में हुआ था और वहां से 100-125%, 200% की एक रैली देखने को मिली थी। जहां तक कि अगर मैं ओवरऑल इस स्पेस में बात करूं तो देखिए, अगर आप इनका एक इक्वल वेटेड इंडेक्स देखें स्पेसिफिकली शिप बिल्डिंग स्टॉक्स का, जिसमें कोचिन शिपयार्ड हो गया, एसआर हो गया, जी शिप हो गया, मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट लेवल अगर किसी का नजरिया लंबे समय के लिए है तो कर सकता है। आई थिंक कि करंट लेवल से इस ओवरऑल स्पेस में एक शॉर्ट टर्म एक अपसाइड बन सकता है, पर वो कितना स्ट्रेच होगा ये शॉर्ट टर्म में हम नहीं बोल सकते। लॉन्ग टर्म में यस, इस स्पेस में बहुत अच्छी वैल्यू है। जहां तक कि इनका सवाल है जी शिप का, मुझे लगता है कि जी शिप भी एक करेक्शन फेज में जा रहा है इतने लंबे समय के बाद। एग्जैक्टली ये रेप्लिकेट करता है उस पर्टिकुलर इक्वल वेट इंडेक्स को। तो करंट लेवल्स 1219 पे अगर देखें तो एक लॉन्ग टर्म इसका जो ट्रेंड अमूमन स्टार्ट हुआ था आज से 2 साल पहले, वो 1160 पे हमको दिख रहा है एक सपोर्ट। तो 1160 1170 से मुझे लगता है इस स्टॉक में वापस एक उछाल आएगा, स्टॉक वापस से 1310 के लेवल्स तक के जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में आने वाले 1 से 2 हफ्ते के लिए मुझे लगता है कि हाँ, शिपिंग स्टॉक्स में एक रिकवरी ऑन द कार्ड्स है, एक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। पर मैं इनको सलाह दूंगा आप थोड़ा नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें, क्योंकि इस स्पेस में काफी वैल्यू अनलॉक होगा आने वाले कुछ सालों में। वैल्यू अनलॉक होगा आने वाले दिनों में। सर अगर बहुत सारे लोग एवरेजिंग के लिए डेली सवाल आते हैं, मझगांव में एवरेजिंग कर लें क्या, एससीआई में एवरेजिंग कर लें क्या, तो क्या एवरेजिंग के लिए थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी चाहिए खरीदने की, या अभी आप एवरेजिंग से मना करेंगे? और दूसरा, चूंकि लंबे समय से 2-3 महीनों से ये लोग कंसोलिडेशन के फेज़ में है, गिरावट के दौर में है, तो क्या जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं उनके लिए सही लेवल आ गए हैं या अभी और गिरावट का वेट करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि एवरेज करे कि नहीं। देखिए यहाँ पे दो चीजें प्ले आउट होती है। मैं आपको विपुल जी सीधी बात बताऊं, बिहेवियरल फाइनेंस का यहाँ पर एक रोल आ जाता है। आदमी बिल्कुल उच्चतम स्तर पर अगर फंसता है तो वो लंबा निवेशक बन जाता है, अगर उसकी शॉर्ट टर्म में टाइमिंग अच्छी होती है तो वो ट्रेडर बन जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिनको भी एवरेज करना है उनको खुद से ये पूछना पड़ेगा कि आपका नजरिया क्या है। अगर वो आने वाले 4-5 साल, एटलीस्ट मैं बोलता हूँ इतना भी नहीं पर 1.5 से 2 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, आई थिंक हाँ बिल्कुल करंट लेवल्स पे आप निवेश में और बढ़ा सकते हैं इक्विटी। पर ये आपके पोर्टफोलियो का, अगर आपका पोर्टफोलियो सपोज 100 है तो उसका 10% होना चाहिए। आप पूरा का पूरा एक ही स्पेस में न रखें। और जहां तक के दूसरा पहलू था प्रश्न का कि क्या करंट लेवल्स पर ये अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल से स्कैटर्ड अप्रोच रखे। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में इस स्पेस में हमको रिकवरी एक्सपेक्टेड है। तो आप हर कुछ हफ्ते में इस पर्टिकुलर स्पेस में निवेश कर सकते हैं।
फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, और जिनको एवरेज करना है वो भी एवरेज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का एक फैक्टर है, वो ध्यान में रखिएगा और वो ध्यान नजरिया में लंबा रखेगा। रखिएगा। बहुत दिनों बाद इस तरह के व्यू सामने आए, वरना ज़्यादातर लोग अब तक जो है अवॉइड करने की सलाह दे रहे थे। तो लोग पूछ रहे थे क्या हो गया है डिफेंस में। तो ये तमाम लोग जो एवरेजिंग करना चाह रहे थे या थोड़ा खरीदना चाह रहे थे, नज़रिया अपना अगर लंबा रखेंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। ये राय निकल करके आती हुई मीना डोंगा जी का प्रश्न लेते हैं। मीना डोंगा जी कह रही हैं टाटा स्टील का टारगेट क्या हो सकता है। मीना जी ने अगर अपना खरीदारी का स्तर भी बताया होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अभी अगर हम देखें तो 166 के आसपास जो है टाटा स्टील ट्रेड करता हुआ आज मेटल पैक में रिकवरी है। और जिस तरीके से चीन के अंदर ब्याज दरों में जो है 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है, आगे भी बहुत सारे वहाँ पर कोशिश की जा रही है रिकवरी लाने की, तो उसका असर मेटल पैक पे देखने को मिल रहा है। सर, मेटल पैक में अभी क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपको? टाटा स्टील पे खासतौर से इनका सवाल है लक्ष्य क्या हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आज वेदांता में भी अच्छी तेजी है, लेकिन पहले टाटा स्टील पे आपकी राय। ओके, टाटा स्टील देखिए, मीना जी का अपन को खरीदारी का तो पता नहीं है कितने के लेवल पर है, जी। बट जो कमोडिटीज की साइकिल है वो डेफिनेटली बुल रन में है, और वो हमको प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम उसी समय हम चाइना का जो एक फोर्सफुल मेजर आया पॉलिसी रेट्स का और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से वो एक ऊंचे स्तर पर ले जाने और एक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा असर स्पेशली स्टील, मेटल और कमोडिटीज पे पड़ता है। तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील 166 पे आ रहा है। स्टॉक में बहुत लंबा ब्रेकआउट हुआ है, अमूमन आप 2007 का हाई इसने अभी फ्रेश ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करा था 100 के लेवल पे, वहां से 60% और बढ़ चुका है। पर करंट लेवल्स पे 166 पे मेरी बाय की ही सलाह रहेगी, अगर किसी का नजरिया शॉर्ट टर्म भी है, मध्यम भी हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। इस स्टॉक में 140 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो चुका है। आई थिंक यहाँ से टाटा स्टील 166 से 187 जो पहला टारगेट रहेगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। पर अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो आई थिंक ये स्टॉक आप 240 से 260 आने वाले 1 से 1.5 साल में देख सकते हैं। ठीक है सर, चलिए। और वेदांता पे भी एक व्यू जानना चाहेंगे सर, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं वेदांता को लेकर के। नाम लेना मुझे लगा कि एक एक करके सबका नाम लेंगे तो समय निकल जाएगा, लेकिन वेदांता पे आज 510 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1.25% के आसपास की मजबूती आज वेदांता के शेयर में देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, अभी क्या करना चाहिए वेदांता में? वेदांता भी सिमिलर पैटर्न है, जस्ट दैट कि विपुल जी, वेदांता जो स्टॉक है वो थोड़ा सा न्यूज में बने रहता है ड्यू टू इट्स वेरियस रीजंस। भले ही वो स्ट्राइक हो, भले ही वो डिविडेंड हो, भले ही वो कुछ प्लांट से रिलेटेड न्यूज हो, पर आई थिंक वेदांता इज ऑल्सो प्लेस्ड, मतलब वेदांता में भी सेम स्ट्रक्चर है। 2010 टाटा स्टील में 15 साल का है, तो वेदांता में वही ब्रेकआउट आपको ऑलमोस्ट 14 ईयर्स का देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक अक्यूमुलेशन रेंज बन जाती है 520 से लेके 480। ये एक ऐसी रेंज है जिसमें फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, और आपका नजरिया थोड़ा लंबा हो तो आई थिंक ऊपर में मेरे ख्याल से 540 545 का एक हर्डल है, वो ब्रेक होता है तो वेदांता में भी मेरे ख्याल से 650 से 700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इस ठीक सर, पर्टिकुलर स्टॉक में बॉटम जो है वो अराउंड 480 का बन चुका है। ठीक। चलिए, इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगले दर्शक हमारे जो हैं वो हैं प्रकाश कुमार चौधरी जी। प्रकाश कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए, आपका प्रश्न ले लिया गया है सर। आईओसी के 1000 शेयर 170 पर ले रखे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, करीब 2 से 3 साल लगभग। कितना लक्ष्य यहाँ पर हो सकता है? लंबी अवधि का नज़रिया है, और अभी अगर हम देखें आईओसी पे के शेयर पे नजर डालें, आज अच्छी मजबूती है, 4.25% ऊपर 170 पे ले रखा है, ₹7 पर शेयर बन रहे हैं इनके। ये क्षेत्र थोड़ा सा ऐसा है तो कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर काफ़ी निर्भर रहता है, लेकिन अगर 2-3 साल का नज़रिया हो तो आईओसी क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? आपकी राय क्या होगी? आज अच्छा मोमेंटम है, और पिछले अगर कुछ दिनों में देखें जब क्रूड की कीमतें गिरी थी तो फिर थोड़ा सा चलता हुआ शेयर दिखाई दिया था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर आईओसी पे? देखिए, इनका नजरिया लंबा है, अच्छी बात है, पर पहली बात, हम जब भी एक क्रूड ऑयल की बात करते हैं या कोई सी भी एसेट क्लास की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो फ्रीली ट्रेडेड हो, जैसे इक्विटी स्टॉक। जब हम कमोडिटीज में स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो ये एक कंट्रोल्ड है, विच इज बाय कार्टेल, और यू कैन से कि ओपेक कंट्रीज।
एंड ओपेक कंट्रीज के पास पूरा हक होता है कि वो सप्लाई और डिमांड का जो इकोनॉमिक है वो शिफ्ट कर देते हैं। और इसकी न्यूज़ हर 1-2 महीने में आती है कि ओपेक ने बढ़ाया कम करा, उनका प्रोजेक्शन ये है। और इसका फिर इफेक्ट आता है एनर्जी स्टॉक्स पे और स्पेसिफिकली क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो भी उसके प्रोडक्ट्स होते हैं उन कंपनीज पे। तो अब हमारे पास आ जाता है आईओसी। अब आईओसी एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड ऑब्वियसली उसके प्ले जो सेक्टर है उसकी बहुत अच्छी एक बड़ी कंपनी है। पर गवर्नमेंट कंपनीज में उतना आपको ग्रोथ स्पेसिफिकली देखने को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो गवर्नमेंट की पॉलिसी और गवर्नमेंट के रेगुलेशन से अटैच हो जाती है। तो मैं ऐसी कंपनीज तो लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जो अपसाइड पोटेंशियल होता है इनमें काफी लिमिटेड होता है। आईओसी करंट लेवल्स पे 180 आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आपका नजरिया आने वाले 6 महीने का है तो 220 से लेके 222 तक के आपको लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। 155 के अगर ये नीचे स्टॉक लुढ़कता है तो मुझे लगता है कि फिर एक करेक्शन हो सकता है टूवर्ड्स 135। बट जब तक कि ये 155 के ऊपर है 220 से 225 तक के स्तर ये छू सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है आईओसी के ऊपर निकल करके आती हुई। इस बीच अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं पंकज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हिसार हरियाणा से बात कर रहा हूँ। हिसार हरियाणा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर मैंने हिंदुस्तान जिंक 602 पे खरीदा था। सर मैंने जब पिछली बार कॉल किया था जी। तो रवि सर ने ये कहा था कि 500 के पार आएगा तो दोबारा कॉल कर लेना, हम एवरेज का बता देंगे। तो क्या अच्छा। करना चाहिए सर? आपने लिया है, आपने किस रेट पर लिया है? मैंने सर 602 पे खरीदा था। 602 पर आपने लिया हुआ है। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? जितने समय तक सर आप कहो। चलिए ठीक है, 602 पे लिया था आपने और ये शेयर में अब रिकवरी थोड़ी सी आई है, 520 के आसपास चल रहा है। मेटल पैक में भी थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। सर क्या सलाह रहेगी? हिंदुस्तान जिंक में अब 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस पिछली बार इन्होंने रवि जी से बातचीत की थी, तो रवि जी तो आज है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था एक बार पूछ लीजिएगा, तो इन्होंने पूछा और इनका सवाल जो है कार्यक्रम में ले लिया गया है। क्या सर स्टील की जो तेज़ी है क्या वो जिंक में भी दिखाई देगी? और क्या कुछ लक्ष्य यहाँ पर आप निर्धारित करेंगे इनके लिए? इनका भाव चूँकि थोड़ा सा ऊपर का है और अभी भी 80 रुपये के आसपास के नुकसान पे हैं ये, आपकी टिप्पणी क्या होगी? जी देखिए, हाँ, जिंक एक ऐसी कमोडिटी है जो स्पेसिफिक हो जाती है काफ़ी एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज़। पर मेरी सलाह यही है कि अगर आप जिंक का भी भाव देखें 281 282 है। मुझे लगता है कि जिंक में भी तेजी बनेगी। ये जो एक हम बोल सकते हैं कि रिपल इफेक्ट्स आते हैं कमोडिटीज़ में, तो वो सबसे पहले ऑब्वियसली स्टील और मेटल्स पे आते हैं। और मेटल्स के फिर सब ग्रुप हम देख सकते हैं, जिंक हुआ, लेड हुआ, एल्यूमिनियम और ऐसे फैक्टर्स। तो जहां तक के इनका फैक्टर है जिंक से रिलेटेड स्टॉक्स, हिंदुस्तान जिंक, आई थिंक देखिए इन्होंने जो खरीदा है उस समय काफी एक फियर ऑफ मिसिंग आउट था। स्टॉक एकदम 350 से 750 हुआ था। अब एकदम अच्छे रनअप के बाद आपको चाहिए, प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है तो टाइम वाइज वो उतना ही करेक्शन या फिर साइडवेज हो। और अभी वही देखने को मिल रहा है, 520 रुपए आ रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक में 480 से लेके 510 के स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हो सकता है। जब तक कि ये 480 के ऊपर है मुझे लगता है कि स्टॉक में वापस एक रिबाउंड बनेगा और वो जाएगा 600 तक। अगर आपको एवरेज करना है तो मैंने आपको जो रेंज बताई है करंट लेवल्स पे ये स्टॉक थोड़ा समय व्यतीत करेगा, आप एवरेज कर सकते हैं। पर एवरेज करने के बाद इस स्टॉक की जब कॉस्ट कम होगी तो आपको मेरे ख्याल से आपकी स्टॉक का भाव मिल सकता है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। सिंस आप पोजीशन एवरेज कर रहे हैं तो मैं एक स्टॉप लॉस दूंगा 470 का, ये स्टॉप लॉस लगाकर एवरेज करें इस स्टॉक। चलिए, तो एक तो आप एवरेज कर सकते हैं, 470 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है जब आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर 600 तक की रैली दिखाता है यह शेयर तो फिर आपको यहाँ पर न सिर्फ आपकी लागत के ऊपर जाएगा, आपको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। ये राय फिलहाल के लिए हिंदुस्तान जिंक पर बातचीत होती हुई। तो स्टील हो गया, जिंक हो गया और बहुत कुछ एक सवाल जो है हमारे पास एल्यूमिनियम को लेकर के भी आ रहे हैं लगातार। तो नाल्को पे पहले बात कर लेते हैं। नाल्को में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 2% के आसपास की तेज़ी है, 206 207 ये स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर 13-13.5% चल चुका है हालांकि ये शेयर। क्या सलाह रहेगी जो लोग जिनके पास ऊपर के लेवल पे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जो लोग अभी खरीदारी करने का मन बना रहे हैं उनके लिए अभी अपॉर्चुनिटी बची है या फिर अभी दबाव देखने को मिल सकता है सर?
जी देखिए, शॉर्ट टर्म में दबाव देखने को मिल सकता है। ऑब्वियसली कमोडिटीज स्टॉक में मैं वही बता रहा हूँ कि एक अच्छा रनअप आ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अनफेवरेबल है। जहां तक कि नाल्को की बात है तो इसमें अब ये इसके उच्चतम स्तर पर है, तो अगर किसी ने पहले भी निवेश करा है तो वो अपना भाव वापस देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से 210 से 215 का इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो इसने जुलाई में बनाया था। थोड़ा सा स्टॉक में तेजी आ चुकी है 170 180 के लेवल से 210, तो एक करेक्शन बन सकता है। और अगर आप कैंडल फॉर्मेशन देखें तो हमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अगर किसी को फ्रेश निवेश करना है तो मैं सलाह दूंगा कि आप जोन यूटिलाइज करें 195 से लेके 200 तक का। लेकिन अगर आपका नजरिया थोड़ा सा अच्छा है, आप रखना चाहते हैं और निवेश में बने रहना चाहते हैं, अपसाइड में नाल्को का टारगेट 260 है एज पर इट्स चैनल फॉर्मेशन, जो कहीं ना कहीं 2022 से अपवर्ड मोमेंटम में स्टैब्लिश हुआ है। तो 260 का तो टारगेट है, पर आप इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं 195 से 200 के बीच। चलिए, इस बीच ये बात नाल्को पे निकल के आ रही है। अब मेटल से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, थोड़ा चलते हैं पावर की तरफ। और हमारी एक दर्शक हैं रेणु सिंघल जी, कह रही हैं कि टाटा पावर में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं क्या सर? फ्रेश बाइंग के लिए टाटा पावर अभी ठीक लग रहा है सर? आज 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है टाटा पावर पे। फंडामेंटली बहुत लोग यहाँ पर सकारात्मक रुख अपना रहे हैं और जिस तरीके से पावर डिमांड जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जो लोग शॉर्ट टर्म का नज़रिया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? लंबी अवधि में के लिए क्या ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? पिछले एक महीने में 12-12% का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। आपकी सलाह क्या होगी टाटा पावर पे और क्या टारगेट आप निर्धारित करेंगे टाटा पावर के लिए? डेफिनेटली विपुल जी, जब भी हम पावर एनर्जी रिलेटेड और सोलर स्टॉक्स की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर थीम की बात करते हैं। और जब एक निवेशक इसमें इन्वेस्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सोर्सेज या न्यूज़ देख कर आता है जहाँ पर उसको पता है कि हाँ, यहाँ पर एक ग्रोथ होने वाला है, पर वो ग्रोथ आने वाले कुछ सालों के लिए। तो जहाँ आपका एक दूसरा पहलू था क्वेश्चन का कि पोर्टफोलियो का हिस्सा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मेरे ख्याल से पावर स्टॉक्स में टाटा पावर एक कमांड करता है वो वैल्यूएशन और वो प्रीमियम जो उसके हमको प्राइजेस में भी देखने को मिल रहा है। अब प्राइस की बात करें, जो पहला क्वेश्चन था, तो 480 पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है, इसके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है और स्पेसिफिकली वो एक सेक्टर का काफी अच्छा बड़ा प्लेयर है, तो वो हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम इस स्टॉक में है, स्मार्ट मनी भी है। और कहीं ना कहीं लास्ट 2 हफ्ते में जो हमने सेक्टर रोटेशन देखा है ड्यू टू फेड इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल फैक्टर्स, तो वो पावर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 480 से लेके 460 ये ऐसे लेवल से जहां पर रीटेस्ट करेगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में कमजोरी देखने को मिले। अगर आपको फ्रेश में निवेश कर रहा है तो ये जोन यूटिलाइज करिए। नीचे में स्टॉप लॉस 451 का रहेगा। ऑन द हायर साइड मेरा शॉर्ट टर्म तो मैं टारगेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑन द ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, 582 का टारगेट रहेगा। ये चलिए, तो लॉन्ग ये टर्म में रहेगा। जी जी, तो ये स्थिति जो है टाटा पावर के ऊपर निकल करके आ रही है। पावर पे सर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे शेयर जो है फंसे हुए हैं। उसमें इरिडा पे बहुत लोगों की पोजीशन फंसी हुई है। उसमें एक एनएचपीसी जो है लोग सवाल पूछते रहते हैं। इनमें कुछ व्यू है सर आपका? और आपके आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप अभी? देखिए, ओवरऑल अगर आप पावर स्पेस की बात करें तो सेक्टर अच्छा है, मैं मानता हूँ। एक बहुत अच्छा उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई और प्रमोशंस आए और बहुत सा फायदा भी मिला। पर फिर बात आ जाती है कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और रिलेटिवली कौन ज्यादा बेटर प्लेस्ड है और इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन और उस पर्टिकुलर थीम को प्ले। जैसे टाटा पावर का आप चार्ट देखें तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब सीधी बात है कि इसमें निवेशक अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसमें फ्रेश मनी आ रहा है। जहां आपने एनएचपीसी की बात करी तो ये एक लेगार्ड बन जाता है। और ये लेगार्ड ऐसा है कि ये अपने 2024 में जो फरवरी में हाई बनाया था उसके नीचे ही ट्रेड है, वो टेस्ट करने की कोशिश करी पर वहां से नीचे ही आया। तो एनएचपीसी इसलिए मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि नीचे में मेरे ख्याल से 87 के लेवल तक जा सकता है। जहां तक कि आयरेडा की बात करिए, अगेन इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी की एक पॉलिसी और ओवरऑल डेवलपमेंट देखता है वो। जहां तक कि इसमें आप लेवल्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी भी और समय व्यतीत कर सकता है। मुझे लगता है कि 207 से लेके 210 के जोन पे इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इसका जब लिस्ट होने के बाद ऑल टाइम हाई बनाया था वो कहीं ना कहीं 210 रुपए के आसपास था। तो जब तक कि ये स्टॉक उस लेवल को टेस्ट नहीं करेगा, वापस से 210 के नीचे नहीं आएगा, तब तक के इसमें फ्रेश मनी नहीं बनेगा और पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। अभी इसमें भी आप और एक 10% का करेक्शन के लिए वेट करिए। 202 210 के आसपास से मैं मुझे लगता है कि आयरेडा में
उछाल आएगा। पर मेरी पहली पिक अगर कोई रहेगी तो टाटा पावर रहेगी। पहली पिक टाटा पावर रहेगी। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार। साहू जी नमस्कार। हेलो। जी साहू जी नमस्कार। कैसे हाँ, हैं आप? नमस्कार नमस्कार जी, मैं उड़ीसा से बोल रहा था, अनबुल से। अच्छा मेरा एक बहुत। सवाल था। हाँ, हाँ हाँ। मेरा एक सवाल था बीबीएल का ऊपर है, वरुण जी। बेवरेज। तो अच्छा, उसमें पीएस से, हाँ हाँ, स्प्लिट से पहले मैं लिया था जी। 1668, अभी हो गया 674, 200 शेयर है। तो अभी हाँ। क्या कुछ उसमें है, उम्मीद है कुछ बढ़ेगा ना, ऐसे लॉस में निकल जाए? अच्छा, और कितना सब सोच करके रखा हुआ, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? होगा तो 1 साल तक रख सकते हैं, नेक्स्ट ईयर तक। अच्छा, नेक्स्ट ईयर तक रख सकते हैं। तो आपकी स्प्लिट के बाद एवरेज करके कॉस्ट 678 आई है ना? हाँ, एवरेज करके जैसे मैं 80 शेयर लिया था, तो उसके बाद मेरा 200 शेयर हो गया, अच्छा। 674 में हो गया। चलिए ठीक है, ठीक 7 रेट पे हो गया। चलिए ठीक है, पूछते हैं यहाँ पर लवलेश जी से क्या वो सलाह दे रहे हैं। हालांकि ब्रेवरेजेस जब वीकेंड का मामला हो तो जैसे ही जो है ब्रेवरेज शब्द आता है तो लोगों का ख्याल जो है वो एक ही तरफ जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये उस क्षेत्र में है नहीं। कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार में है। और जो है अब पूछते हैं यहाँ पर वो ये कितना लाभदायी रहेगा हमारे दर्शक के लिए, साहू जी के लिए। सर 615 के आसपास चल रहा है और 200 शेयर इनके पास हैं। शेयर ने अच्छा रिटर्न दिए हैं, लेकिन अभी जो है वो सुस्ती के मोड में जो है ये शेयर जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल में करीब 50-60% का रिटर्न देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? हाँ राइट। देखिए स्टॉक नो डाउट अच्छा है, और बेवरेजेस में कार्बोनेटेड, नॉन कार्बोनेटेड और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले लिस्ट में हमारा कोई नाम आता है तो ऑब्वियसली वरुण बेवरेजेस का रहता है, स्पेसिफिकली इस स्पेस में। इनकी खरीदी थोड़ी सी ऊपर की है मेरे ख्याल से। इन्होंने स्प्लिट के पहले जब खरीदा था स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था, इसलिए अभी इनको लॉस हो रहा है। देखिए स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न दे चुका है पिछले, अगर आप 4 हफ्ते 5 हफ्ते से देखें, ऑलमोस्ट जून के बाद से देखें तो लास्ट जो क्वार्टर रहा है स्टॉक का एक कंसोलिडेटेड क्वार्टर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी और समय व्यतीत करेगा। स्टॉक में नीचे में मुझे लगता है कि 550 से लेके ऑन द हायर साइड 672 ऐसे लेवल से, जहां पे इसकी एक रेंज बनी हुई है। जबकि रेंज के बाहर नहीं निकलेगा, एक नया वॉल्यूम या आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर ये होल्ड कर रहे हैं तो मैं इनको एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, आप बने रहिए इस स्टॉक में। हाँ, अगर ये नीचे में आपको 560 570 पे दिखे तो आप एवरेज कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड आपका, जैसे आपने नजरिया बताया साहू जी ने कि होल्ड करेंगे 1 साल के लिए, मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है। स्लो मूवर है बट पोटेंशियल है टू रीच 860, 860 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं 1 साल के अवधि में। 860 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये जो है आपके लिए जो है राय निकल करके आ रही है साहू जी। प्रीत राय जी का प्रश्न आया है और कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, आई एम प्रीत राय। अब इनका प्रश्न सुन लीजिए सर, मतलब लोग कितने अच्छे निवेशक भी हैं। कह रहे हैं कि सर इरडा को मैं 15 साल 18 साल तक होल्ड कर सकता हूं, कोई रिस्क तो नहीं है। 62 रुपये पे इन्होंने लिए हुए हैं 500 शेयर। अब सोचिए 62 रुपये पे लेकर के 300 के ऊपर का लेवल देखने के बाद ये होल्ड कर रहे हैं और अगले 15-18 साल तक होल्ड कर सकते हैं। सर जब नज़रिया इतना लंबा हो तो फिर क्या प्राइसेस को देखना चाहिए या फिर आंख बंद करके अभी रहना चाहिए जिस क्षेत्र के अंदर जिस तरह की डिमांड और जिस तरह के कामकाज हो रहे हैं? क्योंकि अगर ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यकता बढ़ेगी तो कम पैसे जो है वो इरडा जैसी कंपनियों से ही जाएंगे। एग्जैक्टली exactly। और जैसे कि इनका खरीदी भाव मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, 62 रुपीज का है। स्टॉक बहुत अच्छी तेजी दिखा रहा है, स्टॉक के पास ऑर्डर बुक भी अच्छी बनी हुई है। एंड एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं एनर्जी डेवलपमेंट की, तो इरडा सबसे पहला वो एक अथॉरिटी है या फिर आप एजेंसी है जो इन पूरी चीजों को एग्जीक्यूट करेगी थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है, और हम ये आने वाले 5 10 और कॉप एग्रीमेंट के हिसाब से 2030 तक की बात कर रहे हैं एटलीस्ट। तो 5 साल तो आप मानकर चलिए। इनका जो प्राइस भी है काफी फेवरेबल है। और अच्छी बात ये, इन्होंने जो पूरा एक साइकिल देखी है 62 से ऊपर 303 और उसके बाद एक गिरावट देखा, तो इन्होंने 30% ऑलमोस्ट करेक्शन। तो इनके जो पेन पॉइंट्स थे, जो इन्होंने मेरे ख्याल से धैर्य रखा है, वो पूरा टेस्ट हो चुका है। तो आप बने रहिए इस स्टॉक में अगर आपका नजरिया अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला 210 से 200
दो ऐसे लेवल से वहां से इस स्टॉक में वापस से एक तेजी देखने को मिलेगी। एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा, आप बस धैर्य रखकर पोजीशन होल्ड करिए। होल्ड करें। पीएसयू बैंक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, और पीएसयू बैंक्स में हमने देखा है कि बहुत जो है वैल्यूएशन को लेकर के भी उतने कंसर्न नहीं है जितने बाकी जगहों पर हैं। ये सेक्टर अभी चला नहीं है उस तरीके से। मिड कैप बीच में जरूर एक रैली आई थी, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप पीएसयू बैंक्स को? खासतौर से कैनरा बैंक पे हमारे पास सवाल आया है। कैनरा बैंक में क्या लक्ष्य हो सकते हैं? 100 अभी 1-1.25% के आसपास की आज तेजी है। आज पीएसयू बैंक थोड़े चलते दिखाई दे रहे हैं। ये जो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर हैं, क्या इस पे आप अपना नज़रिया अपना रहे हैं? लॉन्ग टर्म के लिए क्या व्यू होना चाहिए? क्योंकि कंसर्न काफ़ी सारे हैं बैंकों को लेकर के कि डिपॉजिट ग्रोथ कम हो रही है, क्रेडिट ग्रोथ में डिमांड बनी हुई है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? खासतौर से कैनरा बैंक पर शुरुआत करना चाहेंगे, और जो दिग्गज बैंक हैं उनमें आपकी क्या टिप्पणी है? कोई पसंदीदा शेयर आपका? जी देखिए, पीएसयू बैंक्स में सबसे पहले मैं सेक्टर का बता देता हूँ। अच्छा एक मोमेंटम बना था, पर वो 2024 तक के था। अच्छी हमने रैली देखी थी, और ये मतलब एक स्टार सेक्टर था, आप बोल सकते हैं कि 2023 में। और आखिरी आखिरी में जो तेजी, अब फेड इंटरेस्ट रेट साइकिल आई तो ऑब्वियसली इसको इफेक्ट हुआ, करेक्शन हुआ प्राइजेस में साइडवाइज जो नॉर्मल है, और साइडवेज हुए प्राइस। जहां तक कि कैनरा बैंक की बात है, तो आप कैनरा बैंक को अभी 111 के देख रहे हैं। इसलिए एक फॉलिंग डाउनवर्ड चैनल होता है, टेक्निकल टर्म जिसका मैं यूज करूंगा, उसका है ब्रेकआउट दिया ऑन द अपसाइड। अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने जून की जो गिरावट आई थी चुनाव के समय की, उसका एक सपोर्ट मेंटेन कर रखा है। तो कैनरा बैंक 113 के ऊपर अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक 10% का और उछाल देखने को मिलेगा। रेंज बनी हुई है, इसलिए मैं 122 123 का ऑन द हायर साइड टारगेट देख रहा हूँ। अगर ये 123 टूटता है तो फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ बुलिश रैली देख सकते हैं, जो 144 से 152 तक के स्टॉक को ले जाती है। अगर आप पूछे कि इस ओवरऑल स्पेस का लीडर कौन है, या ऐसा कौन सा स्टॉक है जो हमको होना चाहिए पोर्टफोलियो में, देखिए आप पीएसयू बैंक में अगर निवेश कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सेक्टर रोटेशन होगा, पीएसयू से प्राइवेट में जाएगा। अभी प्राइवेट बैंक ने पिछले एक महीने में अच्छा दिया, एचडीएफसी, एक्सिस। और फिर अगर आप देखें तो पिछले 2023 में पीएसयू ने अच्छा दिया था। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं पीएसयू में, तो मुझे लगता है कि एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। 550-600 से स्टॉक ऑलमोस्ट 900 के ऊपर के लेवल छूकर आया था, साइडवेज करेक्ट हो चुका है, हेल्दी करेक्शन है। एसबीआई आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में अभी भी एक अपसाइड टारगेट जो निकल कर आता है वो 1050 है ओवरऑल एक्सटेंशन का। एसबीआई पहली चॉइस हो जाएगा। कैनरा बैंक मैंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता ही दिया है कि 122 से 123 का शॉर्ट टर्म अपसाइड बन सकता है। चलिए, तो बैंकों पर भी बात हो गई, और बैंक हो गए, मेटल हो गए, पावर पे भी 1-2 शेयर पे चर्चा हो गई। लेकिन रेलवे एक और ऐसा सेक्टर है जिस पर बातचीत नहीं हुई है। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ डीजे गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी को नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं गुप्ता जी? कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से, गुजरात। केम छो? सब मजामा? मजामा छे। चलिए ठीक है, ऐसे ही आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। आपकी जो बातों में बड़ी ऊर्जा दिखाई दे रही है। क्या सवाल है सर आपका? भाई टीटागढ़ लिए थे हमने 1486 में 100 शेयर। 100 शेयर, चलिए। और ये सोच के लिए थे कि भाई वापिस 1700-1800 जो इसने पहले हाई दिखाया था उसके ऊपर निकलेगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो निकला नहीं, नीचे जा रहा है। तो सोच तो आपकी बहुत अच्छी जी। नहीं, लेकिन ऐसा होता है इन शेयरों में, इस तरीके की डाउनवर्ड फॉल आती है, अप टू 50%, 60% भी आ जाती है जी। लेकिन ये जानना है क्या स्टीम खत्म हो गई है या वापस आएगी, चलिए ये जानना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे आपका नजरिया क्या है सर? नजरिया तो मेरा 1-2-3 साल का है। नजरिया 2-3 साल का है। चलिए, ये अच्छी बात है गुप्ता जी। देखो शेयर बाजार में आप भी सबको बोलो, हाँ। अगर नजरिया देखना है, पैसा कमाना है, तो नजरिए को लंबा रखना पड़ेगा। पैसा अच्छी कंपनी में लगा के भूल जाओ। बहुत पहले एक छोटा सा चुटकुला याद आया, चूंकि आपकी बातें सुन करके। मैं एक बार बहुत पहले, जब बहुत छोटे थे, तो एक बार डॉक्टर के पास गए। मैंने डॉक्टर ने पूछा आपको क्या हुआ है? मैंने कहा सर बड़ी कमजोरी सी लग रही है। कहीं नहीं, हुआ क्या आपको? तो मैंने कहा सर बहुत वीकनेस लग रही है, उठने का मन नहीं कर रहा है। उन्होंने तीसरी बार पूछा हुआ क्या है? मैंने कहा सर बहुत वीकनेस लग रही है, काम करने में दिक्कत। कह रहे हैं वीकनेस लग रही है आपको, ये मैं बताऊंगा, मैं डॉक्टर हूँ। वो जो है आपको जो बीमारी लग रही है वो बताइए। तो वही वाली बात है कि आपको खुद ही इतने अनुभवी हैं
खुद ही आप डॉक्टर हैं और आपको पता है लंबी अवधि के लिए रुकना चाहिए और कितने लंबे समय का नजरिया होना चाहिए। आपकी बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा सर। और जो आपने थीम की बात की अब तो वो इनमें क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, इनमें क्या होता है, जैसे हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, अब ये कहें कि भाई नहीं इस समय निकल जाओ, इससे और नीचे जाएगा, तो उस समय स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। ओ, बहुत अच्छी बातें हैं सर आपकी और बहुत अच्छा नज़रिया भी है आपका। लेकिन अब जरा टीटागढ़ पे बात कर लेते हैं। जो जहाँ तक थीम की बात है सर, इस क्षेत्र के अंदर शेयरों के वैल्यूएशन को लेकर के थोड़े कंसर्न हैं, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं। वो कितने ज़्यादा कंसर्न है वो हमको अभी लवलेश जी बताएंगे। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्लान सरकार का भी है। सर टीटागढ़ पे क्या राय रहेगी? पिछली तिमाही के जब नतीजे आए थे उससे थोड़ी सी निराशा हुई थी, लेकिन ओवरऑल रेलवे पिटे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी रेलवे को लेकर के? और इनका नज़रिया 1-2-3 साल का है और ये रुक भी सकते हैं। अभी 1234 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी टीटागढ़ पे और टीटागढ़ के साथ अगर आप RVNL और इरकॉन जैसे शेयरों पर भी अगर एक नज़र डाल के एक टिप्पणी कर दें कि अगर आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं और अगर ये रेलवे में अगर रहना है इनको तो क्या टीटागढ़ का चुनाव इनका सही है या नहीं? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ओवरऑल जो थीम प्ले आउट हुई है, अगर हम देखें कि हाई से करेक्ट हुए हैं, तो अगर हम ये भी देखें कि रेलवे स्टॉक्स ने 2022 से 2000 से 3000% रिटर्न दिया। अगर मैं सिर्फ टीटागढ़ वैगन की ही बात करूं तो 2022-2023 से स्टॉक 100-120 रुपए से आज 1200 रुपए ट्रेड हो रहा है। और ये जो करेक्शन हो रहा है ये प्राइस वाइज भी है और टाइम वाइज भी है, क्योंकि बुलिश रैली अगर आती है तो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। अब मार्केट ने जो वैल्यूएशन डिस्काउंट करा है वो आने वाले 5 सालों का कर लिया है, जहां पर हमने एक्सपेक्ट करा है, गवर्नमेंट ने बोला है कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो डबल डिजिट CAGR रहेगा और जो एक्सपांशन प्लान से इट कैन बी मोर देन फ्यू लाख करोड़, और ये इंटीग्रेशन होगा ओवरऑल रेलवे सिस्टम का। अब उसके लिए टीटागढ़ वैगन भी है, जुपिटर वैगन्स भी है और दूसरे जो सब इंडस्ट्री के स्टॉक्स है उन सब में भी वही तेजी देखने को मिली है। अगर कोई स्टॉक नहीं भगाया तो फाइनेंशियली वो मतलब कि या तो डेट में होगा और मार्जिन अच्छे नहीं होगी या फ्री कैश फ्लो नहीं होगा। जहां तक कि हम टीटागढ़ की बात करें तो ये टाइम वाइज करेक्शन रह सकता है। 1234 रुपए आ रहा है, मेरे ख्याल से 1080 से लेके 1050 के ऐसे लेवल से, जो इसका हाई था 2024 जनवरी का, वहां तक के स्टॉक आएगा। अगर देखें तो ये सिमिलर पैटर्न आपको डिफेंस स्पेस में भी देखने को मिलेगा। तो ये जो करेक्शन है ये होना है एंड ये पार्ट एंड पार्सल है ओवरऑल प्रोसेस का। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि के लिए है तो आप इसमें बने रहिए। 1060 से लेके 1050 के आसपास से इसमें फिर से हमको तेजी देखने को मिलेगी। ऑन द हायर साइड टारगेट तो काफी अच्छे निकल कर आ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से ऑन द हायर साइड अगर स्टॉक 1050 से रिट्रेस करेगा तो सबसे पहला टारगेट 1500 का होगा, 1495 का होगा। उसके बाद ऑल टाइम हाई जो एक 1850 की रेंज में बना है वो होगा। तो बने रहिए, मेरी बने रहने की सलाह रहेगी, पर फ्रेश बाइंग अभी मैं अवॉइड करूंगा। फ्रेश बाइंग अवॉइड करेंगे। RVNL इरकॉन में कभी आप किसको रिकमेंड कर रहे हैं या फिर रिकमेंड कर भी रहे हैं कि नहीं सर? अभी कोई अच्छा लग रहा है आपको रेलवे में या अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए अभी? नहीं, ओवरऑल रेलवे स्पेस देखिए, आप एक तरह से जिसे मैं टेक्निकली बोलूं तो एक ड्राई वॉल्यूम जोन में है। किसी भी स्टॉक में आप देखें एकदम उछाल नहीं आ रहा। आप टीवी पर भी जो आप अभी हमने प्ले कर रखा है एक चार्ट, अगर आप देखें तो एक उछाल आता है और उसके बाद वॉल्यूम ड्राई हो जाता है। तो ये वॉल्यूम जब तक कि हमको इंडिकेट नहीं करेगा कि रिवर्स एक मोमेंटम बन सकता है, एज इन की फ्रेश एक सेंटिमेंट बन रहा है, बाइंग आ रही है, लोग अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जोन ऐसा बन रहा है, तब तक के ये स्पेस में मेरे ख्याल से बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ से जैसे हमने TWL में बोला कि एक 10% से और गिरावट हो सकती है, तो अमूमन सेम चीज हम RVNL और इरकॉन में भी देखते हैं। जहां तक की बात इरकॉन की है, मेरे ख्याल से इरकॉन में भी हमको वापस से 205 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे और सेम चीज RVNL में भी है। इन सबके स्टॉक्स में सिमिलर पैटर्न से RVNL करंटली 525 आ रहा है, मुझे लगता है 480 ऐसा लेवल से जहां से उसमें फ्रेश बाइंग हो सकती है या एक बॉटम बन सकती है। ठीक सर। चलिए इस बीच नितिन जी के पास चलते हैं, फटाफट उनसे पूछते हैं क्या सवाल है। नितिन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? सर बढ़िया हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? न्यू दिल्ली जनकपुरी। न्यू दिल्ली से ही बोल रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है सर आपका?
सर रेल विकास निगम में फ्रेश बाइक की बाइंग ले सकते हैं या उसमें होल्डिंग वगैरह के लिए जानना था सर। अच्छा, अभी हम लोग वही बात कर रहे थे, क्या टाइमिंग है आपकी, बहुत लंबी उम्र है। हालांकि इस पर बातचीत हो गई है। सर अगर एक लाइन में इनको जरा आप रिपीट कर दें अपनी बात तो ज़्यादा बेहतर रहेगा नितिन जी के लिए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्टॉक अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो मैंने नीचे में 480 से लेके 470 के लेवल्स तक के बताए हैं, वहां पर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। स्टॉक नो डाउट इसके अप ट्रेंड में है, सेक्टर की थीम अच्छी है। निवेश का नजरिया आप थोड़ा सा लंबा रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप 10 से 20% की अगर करेक्शन हो तो उसमें घबराएं नहीं। मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, पर 480 470 के आसपास। IRFC पे भी सर ये इनका जानना चाह रहे थे जरा, फ्रेश एंट्री के लिए। देखिए यस, IRFC में भी सेम ही है। अगर आप देखें ये भी वही स्टॉक है, उसने आपके IRVNL ने 1400% रिटर्न दिया है, टीटागढ़ ने 2600% रिटर्न दिया है, और ये स्टॉक भी ऐसा है जिसने 1000% रिटर्न तो दे ही दिया है। तो ये प्राइस वाइज करेक्शन तो ड्यू है। 157 का लेवल आ रहा है, मुझे लगता है इसका जो बॉटम बना था मार्च 2024 में 142 पे, ये उस लेवल्स पे आके अट्रैक्टिव हो सकता है, तो वहां पर आप करें, अभी तो अवॉइड करें। अभी अवॉइड करें। चलिए, ये राय निकल के आती हुई रेलवे पे। अब जरा फटाफट 2-4 सवाल लेते हैं, उसके बाद से बजेंगे स्टॉक्स का समय हालांकि ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन जो है अब प्रश्न लेते हैं खटिक हंसराज जी का। करें नमस्ते विपुल सर। ओला इन्होंने लिए हुए हैं 117 पे ले रखे हैं 700 शेयर, और सुजलॉन है इनके पास 76 के भाव पर। जानना चाह रहे हैं होल्ड करूं, प्रॉफिट बुक करूं, लॉस बुक करूं, क्या करना चाहिए, क्या अभी और डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है क्या? तो ओला अभी हाल की लिस्टिंग है, बहुत ज़्यादा चार्ट्स तो अवेलेबल होंगे नहीं सर आपके पास, लेकिन अभी जिस तरीके की खबरें यहाँ पर हैं, हालांकि इसको बजिंग में अभी डिस्कस करेंगे हम, तो अगर आप ओला मिस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सुजलॉन पे ऊपर आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी 101 पे है ओला, और सुजलॉन भी हम देखा 86 का हाई लगाने के बाद थोड़ा सा अब सुस्ता रहा है। क्या सर भविष्य दिखाई दे रहा है सुजलॉन का आपको? जी देखिए, मैं पहले सुजलॉन की बात करूंगा। कंपनी ने ड्रास्टिकली उसकी डेट रिड्यूस करी है। कंपनी इज ट्राइंग टू गेन डोमिनेंस इन दिस सेक्टर, और अभी एक फ्रेश न्यूज़ भी आई थी जहां पर कंपनी ने बोला कि एक फॉरेन इन्वेजन हो रहा है पूरे सेक्टर का। कंपनी की तरफ से ऐसा बनाया बयान आया था। दैट मीन्स कि कंपनी बहुत माइन्यूटली सेक्टर को देख रही है, और उसकी डेट रिड्यूस करने के बाद जो उसके पास मार्जिन इंप्रूव होकर कैश फ्लो आएगा, इट इज लुकिंग टू एक्सपांड इन दिस स्पेस। तो एक सेंटिमेंट वो है। मेरे ख्याल से सुजलॉन इज अ वेरी लॉन्ग टर्म पिक। अगर किसी ने नीचे से खरीदा हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी को अक्यूमुलेट करना हो तो मेरे ख्याल से 75 से 80 के लेवल्स ऐसे हैं जहां पर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें सुजलॉन का, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक में 130 का बनता है, उसके पहले ये कहीं नहीं रुक सके। तो मेरे ख्याल से आप इस स्टॉक को अक्यूमुलेट के जोन में रखें। अगर आपको इस स्टॉक में 75 76 ऐसे लेवल्स भी देखने को मिले तो बेफिक्र होकर बाय करें। आने वाले 1 से 1.5 साल में ऊपर में 130 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये राय आपके लिए निकल के आती हुई। इस बीच करीब करीब 975 लोग हमारे साथ लाइव जो है सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये 1000 का आंकड़ा वीकेंड के नज़दीक आ रहे हैं। हम लोग तो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जबकि हम लोग काफ़ी जल्दी 1000 के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि दर्शक जो है हमारे थोड़े सुस्त हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना कर दें कि आप लोग इस वीडियो के लिंक को जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस के कलीग के साथ, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन तमाम माध्यमों से सोशल मीडिया टेलीग्राम के जरिए पहुंच रही है लोगों तक, वो ना पहुंचे और बाजार में लोग सबका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहें। चलिए, इस बीच जो है बबलू राजपूत जी कह रहे हैं कल आपने प्रॉमिस किया था, मेरे क्वेश्चन नहीं लिए गए थे, आज ले लीजिए। मॉसशिप टेक्नोलॉजी पे इनका सवाल ले लेते हैं सर। कह रहे हैं कि ये एंट्री करना चाह रहे हैं मॉसशिप के अंदर, और कह रहे हैं कि अगर ये अच्छा नहीं है तो कोई भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 1 साल के नज़रिए के लिहाज से क्या सलाह रहेगी आपकी? सेमीकंडक्टर क्षेत्र को लेकर के ये भविष्य जानना चाहते हैं। अभी ज़रा मॉसशिप पे के शेयर पे अगर हम नज़र डालें तो अभी आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 245 का शेयर है। 245 का शेयर ये देखने को मिल रहा है। पिछले अगर हम 4-5 दिनों की बात करें, 6-6.5% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन शानदार रैली रही है सर। पिछले 6 महीने में 175-76% का रिटर्न दिया है शेयर ने। ये सेक्टर कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी सारी बातचीत हो रही है सेमीकंडक्टर को लेकर के। अभी यूएस में गए थे पीएम, तो वहाँ पर भी बातचीत हो रही थी। आप क्या भविष्य देख रहे हैं और इनके लिए क्या सलाह रहेगी? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं? ये देखिए, जहां तक हम सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की बात करते हैं, ऑब्वियसली जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं वो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस में ट्रेड करते हैं।
उनका जो इफेक्ट हम देखने को मिलेगा वो डोमेस्टिक प्लेयर्स में भी मिलेगा, क्योंकि एआई और सेमीकंडक्टर और आगे जो हम टेक स्टॉक्स की बात कर रहे हैं विच आर गोइंग टू चेंज द एंटायर लैंडस्केप। मुझे लगता है कि इंडिया में वैसे स्टॉक्स अवेलेबल है, पर मॉस्शिप में अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छा रनअप आ चुका है। और जो इसमें करंट वॉल्यूम आई है, आप समझिए वो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर है जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो ये 2024 में जो वॉल्यूम आई है वो हाईएस्ट है, मतलब कि इसमें एकदम इंटरेस्ट काफी बढ़ गया है। तो अगर स्टॉक में एकदम हाई वैल्यू वॉल्यूम आती है तो मैं उस स्टॉक को अवॉइड इसलिए करता हूँ क्योंकि वो मेरे ख्याल से बहुत कॉमन हो गया है। और अगर स्टॉक फ्रीली मतलब सबके पास इंफॉर्मेशन है कि ये स्टॉक चलने वाला है तो मेरे ख्याल से वो साइडवेज हो जाता है। सेम चीज हमको इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हो चुका है आफ्टर अ गुड रन अप ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 60%। करंट लेवल से मुझे लगता है कि स्टॉक में और गिरावट हो सकती है 210 से 215 के लेवल्स पे, तब ये स्टॉक थोड़ा अट्रैक्टिव बन सकता है। पर फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि अगर इस स्टॉक में निवेश करना है तो 210 से लेके 215 का जोन रहेगा। जहां तक का आपका दूसरा पहलू था कि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स और ऐसे स्टॉक्स में कौन से ऐसे स्टॉक है जो हमको नज़र में रखने चाहिए, मेरे ख्याल से अगर आप भारत इलेक्ट्रिकल्स देखें तो ये एक सबसे पहला स्टॉक है जो मेरे फेवर रेडार पे आता है। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बॉटम फॉर्मेशन 260 पे है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे ख्याल से ऑन द हायर साइड 280 से 290 जो करंट जोन है, यहाँ से एक अपसाइड बनता है 344 का। ठीक। चलिए सर, अब बजिंग स्टॉक्स का रुख करें उससे पहले बस एक दो सवाल और। सबिया सैयद जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कोल इंडिया पर इमीडिएट टारगेट बता दीजिए। भावना शर्मा जी कह रहे हैं विपुल सर आपने आज तक मेरा कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, तो आपका क्वेश्चन आज ले लेते हैं। जस्ट डायल पे इनका सवाल है सर, 1090 की इनकी बाइंग है, जानना चाह रही हैं क्या करना चाहिए। तो कोल इंडिया और जस्ट डायल, आप अगर चार्ट्स हो सके तो निकाल लीजिए और आपकी टिप्पणी क्या होगी कोल इंडिया और जस्ट डायल को लेकर के। जी, कोल इंडिया में मेरे ख्याल से 481 का स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें बाइंग अगर है तो अच्छी बात है। अगर फ्रेश भी करना हो तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 481 485 के लेवल्स का स्टॉप लॉस रखे। ऑन द हायर साइड मुझे ख्याल से 543 का एक टारगेट बन सकता है। जहाँ तक कि जस्ट डायल की बात है तो स्टॉक में एक साइडवेज करेक्शन देखने को मिला है। स्टॉक ने अपना उच्चतम स्तर 2016 का जो था वो टच करा है। मेरे ख्याल से इसमें एक करेक्शन अभी भी बन सकता है जब तक कि स्टॉक 1140 के ऊपर है। मुझे लगता है कि एक वापस से उछाल आएगा और स्टॉक 1210 जाएगा। लेकिन अगर ये 1140 का लेवल तोड़ता है तो वापस से 1010 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर फ्रेश बाइंग भी करनी है तो 1010 के लेवल का वेट करिए। 1140 का स्टॉप लॉस करंट पोजीशन पे मेंटेन। को पावर्ड बाय टेक्नो।